आज का यह ई लेक्चर बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है और इस ई व्याख्यान में हम सेकंड पेपर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करने जा रहे हैं और ई व्याख्यान का विषय है भारतीय संघीय व्यवस्था। भारतीय संविधान निर्माताओं के सामने मुख्य प्रश्न था कि संविधान का स्वरूप एकात्मक हो या संघात्मक, और इस प्रश्न पर मध्यम मार्ग अपनाया गया। भारतीय संविधान का बहिरंग संघात्मक है पर अंतरंग एकात्मक। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है और संविधान में जहां कुछ संघवाद के लक्षणों का प्रभुत्व भी जहां तहां दिखता है। संविधान निर्माताओं की मंशा भारत में संघात्मक व्यवस्था की स्थापना करना थी, लेकिन संविधान में कहीं पर भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि संघ के स्थान पर राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। डी बसु का विचार है कि भारत का संविधान न तो पूर्ण रूप से एकात्मक है और न ही पूर्ण रूप से संघात्मक, बल्कि दोनों का सम्मिश्रण है। डॉक्टर सुभाष कश्यप लिखते हैं कि प्रश्न जो प्राय उठाया जाता है वह है केंद्र और राज्यों के बिगड़ते हुए संबंध का तथा संघात्मक व्यवस्था के भविष्य का। यहाँ भी हम एक भारी भ्रांति के शिकार हैं और वह यह है कि भारतीय संविधान संघात्मक है अथवा फेडरल। क्या हम ऐसी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत केंद्रीय संसद जब चाहे राज्यों के नाम, सीमाएं, आकार, क्षेत्र आदि बदल सकती हो और मानचित्र में किसी राज्य विशेष को पूर्णतः मिटा सकती हो? जब चाहे राज्यों की प्रतिनिधि सरकार का शासन सीधे अपने हाथ में ले सकती हो? भारत की संघीय व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए हमें भारत में संघवाद की स्थिति का अध्ययन करना होगा। भारतीय संघ व्यवस्था का स्वरूप एवं प्रकृति का अध्ययन करना होगा। भारतीय संघ व्यवस्था संघीय है अथवा नहीं, और यदि संघीय है तो उसकी प्रकृति तथा स्वरूप क्या है, ये विवाद 1950 से ही चला आ रहा है। केसी वेयर को मुख्य रूप से इस विवाद का जन्मदाता माना जा सकता है, क्योंकि उनके द्वारा इस संबंध में संदेह व्यक्त किया गया है कि भारतीय संघ व्यवस्था वस्तुतः संघीय है। इस संदर्भ में जो दो तथ्य उभरकर सामने आए हैं उन्हें मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, वैधानिक या संस्थागत विचारधारा, दूसरा व्यवहारिक विचारधारा। वैधानिक संरचना संबंधी दृष्टिकोण के अनुसार यह कहा जा सकता है कि भारतीय संघ संघीय है, यद्यपि इसकी संघीयता की मात्रा के विषय में मतभेद होना स्वाभाविक है। केसी वेयर, एलेक्जेंड्रोविच एवं पॉल एपलबी इस दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक विद्वान हैं। केसी वेयर के अनुसार भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्धसंघीय है। उनकी यह मान्यता हमारे संविधान के सैद्धांतिक एवं वैधानिक अध्ययन पर आधारित है। वैधानिक दृष्टिकोण की आलोचना अनेक आधारों पर की गई है। प्रथम, भारतीय संविधान द्वारा स्थापित संस्थाओं की औपचारिक विवेचना संविधान की गतिशीलता की उपेक्षा करती है। संविधान एक अस्थिपंजर मात्र है जिसे दलीय राजनीति से जीवन और रक्त प्राप्त होता है। द्वितीय, वैधानिक दृष्टिकोण व्यवस्था के आंतरिक कार्य की उपेक्षा करने के कारण सत्ताधिकारों के निर्दिष्ट विभाजन के अंतर्गत होने वाले वास्तविक परिवर्तनों की विवेचना करने में विफल रहता है। राजनीति विज्ञान की तरह ही संघवाद के अध्ययन के क्षेत्र में व्यवहारवादी दृष्टिकोण ने जल्द ही परंपरागत वैधानिक दृष्टिकोण का स्थान ले लिया। व्यवहारवादी संघ का अध्ययन उसके व्यवहारिक पहलू को ध्यान में रखकर किया गया है। इस प्रकार का अध्ययन राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रक्रियात्मक निर्धारकों के प्रकाश में होता है। मार्क्स, फ्रेंडा, मॉरिस जोन्स और अशोक चंदा ने भारतीय संघ व्यवस्था का व्यवहारिक अध्ययन विशेषकर नियोजन के परिप्रेक्ष्य में किया है।
इन विद्वानों के अनुसार नियोजन के फलस्वरूप भारत में न केवल संघ व्यवस्था का ही अंत हो गया है, बल्कि संसदीय प्रणाली भी समाप्त प्राय सी लगती है। भारतीय संघ व्यवस्था की प्रकृति के संदर्भ में उपयुक्त दृष्टिकोण के मूल्यांकन एवं प्रकृति के स्पष्ट विवेचन के लिए ये आवश्यक है कि संविधान में उपलब्ध संघ व्यवस्था के लक्षणों का विवेचन किया जाए। भारत में शासन व्यवस्था के स्वरूप पर विचार विमर्श करते समय संविधान निर्माताओं के समक्ष यह स्पष्ट था कि देश की राजनीतिक विरासत, आर्थिक एवं भौगोलिक स्थिति तथा सामाजिक सांस्कृतिक वैविध्यपूर्ण स्थिति के फलस्वरूप भारतीय संविधान में कहीं पर भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके बावजूद भारत एक संघ राज्य है और भारतीय संविधान में संघ व्यवस्था के प्रमुख लक्षण जो दृष्टिगत होते हैं, उनमें सबसे पहला है संविधान की व्यापकता। संघीय व्यवस्था के लक्षणों के अनुरूप भारतीय संविधान को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। भारत में केंद्र तथा राज्यों की उत्पत्ति संविधान के द्वारा ही हुई है और इसी के माध्यम से इन्हें शक्तियां प्रदान की गई हैं। भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। संघीय व्यवस्था को अपनाने के कारण संघ एवं राज्य की शक्तियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस प्रकार संविधान के द्वारा संघ के साथ साथ राज्यों की शासन व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है। दूसरा लक्षण है शक्तियों का विभाजन। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन का भी व्यापक प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय महत्व के 100 विषयों को केंद्रीय सूची में सम्मिलित किया गया है, जिन पर केवल संसद को विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। स्थानीय शासन के 61 विषयों को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है, जिन पर केवल राज्य विधानमंडल ही कानून निर्माण का अधिकार रखती है। और संविधान में संवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है, जिसमें 52 विषयों को शामिल किया गया है। इस सूची में उपलब्ध विषयों के संबंध में केंद्र और राज्य दोनों ही विधि पर केंद्र निर्माण के सक्षम है, लेकिन दोनों सरकारों में संघर्ष होने की स्थिति में राज्य विधि पर केंद्र की विधि को प्राथमिकता दी जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए एक स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भी भारतीय संघ व्यवस्था में की गई है। संविधान के द्वारा एक सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालयों की भी व्यवस्था की गई है, जिन्हें उन कानूनों को अवैधानिक घोषित करने का अधिकार है जो संविधान के विरुद्ध है। भारतीय संघ व्यवस्था में उच्च सदन को राज्य सदन का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संसद का उच्च सदन अर्थात राज्यसभा राज्यों का सदन है। यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्हें उन कानूनों को अवैधानिक घोषित करने का अधिकार है जो संविधान के विरुद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति सौंपी गई है। भारतीय संसद का उच्च सदन अर्थात राज्यसभा राज्यों का सदन है। यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, यद्यपि यह सच है कि प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर न होकर जनसंख्या के आधार पर है। संशोधन प्रणाली भारतीय संविधान में संशोधन प्रणाली पूर्णतया संघीय प्रक्रिया के अनुरूप है। संशोधन विधेयकों को राष्ट्रपति के समक्ष उनकी अनुमति के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के संकल्प द्वारा स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। यदि आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति प्राप्त न हो तो संविधान के अनेक महत्वपूर्ण अंशों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ इस ई व्याख्यान में आज हमने भारतीय संघ व्यवस्था के सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन किया है और इसमें संघ व्यवस्था के स्वरूप के संदर्भ में ये पक्ष उभर कर सामने आए हैं कि संविधान की व्यापकता के साथ प्रावधान किया गया है, संविधान को सर्वोच्च बनाया गया है, शक्तियों का विभाजन किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, उच्च सदन में राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है तथा संघीय प्रक्रिया के अनुरूप संशोधन प्रणाली को अपनाया गया है। इससे आगे के व्याख्यान में हम भारतीय संघ व्यवस्था के व्यवहारिक पक्ष का तथा केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन करेंगे।